हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। अगर वह वीडियो देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और यह चैप्टर का पार्ट 3 है, चैप्टर 2 है और इसका पार्ट 3 है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है और कितने स्थितियों में बनता है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता था वह 7 स्थितियों में बनता था, लेकिन जो उत्तल दर्पण है इसके द्वारा प्रतिबिंब कितने स्थितियों में किस प्रकार से कैसे बनते हैं, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन वस्तु की केवल 2 स्थितियों के लिए किया जा सकता है। मतलब वस्तु केवल 2 स्थितियों में ही रखा जा सकता है। पहला स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। मतलब जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तब क्या होगा? तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो 2 किरणें समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब 2 किरणें समांतर आती हैं, आपतन के बाद परावर्तित हो जाती हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए, मतलब उनको पीछे अगर बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती है। मतलब एक दूसरे को से फोकस पर मिलती हैं और यहीं पर इनके बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा और कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, तो उससे आने वाली जो किरणें होंगी वह तो दर्पण से टकरा कर चली जाएंगी। लेकिन अगर उनको पीछे की ओर मिलाया जाए, मतलब प्रतीत होगा, मिलाता मतलब यह जो प्रतिबिंब बनेगा यह बनता हुआ प्रतीत होगा, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर इसके पीछे बढ़ाया जाएगा तो यह मुख्य फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर बिंदु पर हमारी जो किरणें दोनों हैं मिल रही हैं, तो बिंदु के आकार का हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से अत्यंत छोटा वह दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। तो यह तो स्थिति 1 हो गया। अब हम लोग स्थिति 2 देखेंगे। स्थिति 2 क्या है? जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। मान लीजिए जो वस्तु है इसको अनंत से थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया। मान लीजिए अनंत है और यहाँ पर क्या है? ध्रुव है। तो अनंत और ध्रुव के बीच में ला दिया गया है। तब क्या होगा? तो तब तो हमें वस्तु दिखाई देगा ही। मान लीजिए अनंत पर है नहीं, अनंत पर आएगा तो वस्तु हमें दिखाई देना असंभव है। इसलिए अब अनंत और ध्रुव के बीच आ गया तो वस्तु हमें दिखाई देगा। तो पहली जो किरण होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें क्या होती हैं? दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा? फोकस पर मिलता हुआ क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह बाहर की ओर जाएगा। जो दूसरा किरण होगा उससे अगर देखा जाए तो वह केंद्र पर जाता हुआ प्रतीत होगा। तो जो किरणें केंद्र पर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो जिस मार्ग से आई रहती हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत हो रही हैं? बिंदु ए डैश पर। तो यहाँ से लंबवत रेखा खींच देंगे तो हमारा एक आभासी प्रतिबिंब मिल जाएगा जिसका नाम होगा ए डैश और बी डैश। तो अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। तो जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित होगा तो क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। देखिए यहाँ पर वस्तु बड़ा है लेकिन इसका प्रतिबिंब छोटा है। तो वस्तु से छोटा होगा, वह मुख्य फोकस पर बनेगा। वह मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। मतलब जो उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, मतलब यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। मतलब कहाँ पर किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर में, मोटर कारों में, आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। मतलब जो हमारे मोटरसाइकिल होते हैं या ट्रक होते हैं, बस होते हैं, उनके जो साइड मिरर होते हैं उनमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। जिनका काम क्या होता है? जो दूर की वस्तुएं होती हैं वह स्पष्ट दिखाई देती हैं उसमें,
और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए जो लैंप होते हैं उनके परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। जो बड़ा सा उसके नीचे लगा रहता है वही क्या होता है? उत्तल दर्पण ही होता है वह। दोस्तों अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। मतलब जो गोलीय दर्पण होते हैं उनके परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी, मतलब कौन सा दूरी किस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। मतलब जो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है या फोकस दूरी होती है, इन सभी को नापने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है, उसी को हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला क्या है? दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं, मतलब लेफ्ट साइड से आपतित होंगी, मतलब इस साइड से इधर जाएंगी। तो दर्पण पर प्रकाश की किरणें हमेशा अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या समतल दर्पण, मतलब कोई भी दर्पण रहेगा उस पर जो आपतित किरण होगा वह हमेशा बाईं ओर से आएगा। और जो सभी दूरियां होती हैं दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। कोई भी अगर हम लोग को दूरी नापना है तो मुख्य अक्ष के साथ नापेंगे और जो ध्रुव P होता है वहां से नापना शुरू करेंगे। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। वस्तु व प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मान लीजिए अगर देखा जाए यह हमारा x निर्देशांक हो जाएगा और यह y निर्देशांक। मान लीजिए अगर यहाँ पर P है, P पर मतलब ध्रुव है यहाँ पर हमारा, तो जब ध्रुव है सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ध्रुव से ही नापी जाएंगी। अगर ऊपर नापना रहेगा तो ही ध्रुव से नापेंगे, इस साइड में नापना रहेगा तो भी ध्रुव से नापेंगे, इस साइड में नापना रहेगा तो ध्रुव से नापेंगे। आगे क्या है इसके बाद? जो भी किरण होती है, मान लें यहाँ पर कोई भी लेंस मतलब कोई भी दर्पण रख दिया गया, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण रख दिया गया, इसका जो P होगा यहीं पर होगा, तो उसमें जो आपतित किरणें होगी हमेशा इसी दिशा से आएंगी, हमेशा इसी दिशा से ही आएंगी। मान लीजिए जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है ऊपर की ओर बन रहा है, अगर ऊपर की ओर मुख्य अक्ष हमारा यही होगा, मुख्य अक्ष हमारा यही होगा। अगर जो प्रतिबिंब बन रहा है अगर ऊपर की ओर बन रहा है मतलब सीधा बन रहा है तो यह धन मतलब प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, लेकिन अगर नीचे बन रहा है तो यह ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर वस्तु ऊपर की ओर है तो हमेशा प्लस होगा, अगर नीचे की ओर है तो क्या होगा? माइनस होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो निर्देशांक होते हैं इसमें जो इधर की दुनिया अगर इधर चलेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन इस साइड में आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यही चीज़ है। तो कोई भी दूरी ऊपर नापना रहेगा तो प्लस, नीचे नापना रहेगा तो माइनस। अगर इस साइड में x की ओर नापना रहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन अगर इस साइड में नापना रहेगा तो क्या होगा? माइनस होगा। यही चीज़ है। तो वस्तु व प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर होगी तो क्या होगी? धनात्मक होगी, लेकिन अगर नीचे की ओर होगी तो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। आप लोग चित्र में क्लियरली देख सकते हैं आप कि मान लीजिए ध्रुव के बाईं ओर की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। मतलब बाईं ओर अगर कोई भी दूरी नापेंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और ध्रुव के दाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा आप देख सकते हैं, जो आपतित किरण की दिशा होती है वो क्या होती है? बाईं की ओर होती है। मान लीजिए ऊपर की ओर लंबाई जो होगी वह क्या होगी? धनात्मक होगी। जो नीचे की ओर लंबाई होगी वह क्या होगी? ऋणात्मक होगी। मान लीजिए यह प्रतिबिंब है, यह हमारा क्या है? वस्तु है। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो इस दिशा में नापी गई दूरी होगी वह क्या होगी? प्लस होगी। ऊपर की ओर नापी गई दूरी होगी क्या होगी? प्लस होगी, लेकिन नीचे और इस साइड में नापी गई दूरी क्या होगी? माइनस होगी। मतलब दाईं साइड में नापी गई दूरियां क्या होंगी? धनात्मक होगी। दाएं और ऊपर की ओर नापी गई दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। और बाएं और नीचे की ओर नापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो हम देखेंगे कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण में है उसमें जो दूरी नापते हैं वह किस प्रकार नापते हैं। तो पहला है फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी की परिभाषा क्या होता है? दर्पण के ध्रुव
और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। जो दर्पण का ध्रुव और फोकस है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है? मतलब किस दर्पण में धनात्मक और किस दर्पण में ऋणात्मक होता है, यही हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है P और F के बीच की है। तो कोई भी दूरी हम नापते हैं वह कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से जब बाएं की ओर चलेंगे, तो जब ध्रुव से बाएं की दिशा में हम चलते हैं तो कोई भी दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी वह क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अगर यही चीज़ उत्तल दर्पण में देखा जाए तो इसमें उत्तल दर्पण में P और F के बीच की दूरी यही है। तो P से लेकर F तक नापेंगे। तो P से लेकर F की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? दाएं की ओर चल रहे हैं, तो जब दाएं दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग नियम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो जिस गोले से काटा गया जो दर्पण होता है, मतलब गोली दर्पण जिस गोले से काटा गया रहता है उसका जो त्रिज्या होती है वही क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। या C और P के बीच की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। या P और C के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो इसको कैसे नापेंगे? सबसे पहले अवतल दर्पण में देखते हैं। तो C और P के बीच की दूरी की नापना है तो C से P क्यों नहीं नापेंगे? P से C क्यों नापेंगे? क्यों? क्योंकि कोई भी दूरी किधर से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो P से C की ओर नापेंगे तो क्या हो जाएगा? बाईं ओर चल रहे हैं, तो जब हम बाईं ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? यह दूरी ऋणात्मक होगी। तो अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक होती है। लेकिन यही चीज़ अगर उत्तल दर्पण में देखा जाए तो P से C की ओर चलना है हमको। यहाँ पर C से P की ओर नहीं चलेंगे, P से C की ओर चलेंगे, क्योंकि ध्रुव से कोई भी दूरी नापते हैं। तो इस दिशा से दाईं ओर चलेंगे, तो दाईं ओर चलते हैं तो क्या होता है? धनात्मक हो जाता है कोई भी दूरी। तो वक्रता त्रिज्या भी उत्तल दर्पण में क्या होता है? धनात्मक होता है। अब हम लोग वस्तु की दूरी देखेंगे, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी कितना होती है, मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर रखा जाएगा तो वह दर्पण के सामने ही रखा जाएगा। दर्पण के पीछे तो रखा नहीं जाएगा। दर्पण के पीछे रखने से कोई भी हम लोग का मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए दर्पण के सामने रखते हैं। तो दर्पण के सामने रखेंगे तो वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो U हमको निकालना है। तो यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर ध्रुव है। तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी हम लोग को नापना है। तो इधर से नापेंगे नहीं, तो ध्रुव की ओर से नापेंगे। तो P से चलेंगे यहाँ तक। तो जब यहाँ से यहाँ तक हम लोग चलेंगे तो किस दिशा में चल रहे हैं? बाईं ओर चल रहे हैं। तो बाईं ओर चलेंगे तो अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा? जब बाईं ओर चलेंगे तो अवतल दर्पण में क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस U, मतलब वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी। अगर उत्तल दर्पण में देखा जाए तो यहाँ पर भी P से यहाँ तक दूरी नापेंगे तो किस दिशा में चल रहे हैं? बाईं ओर चल रहे हैं। तो बाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक ही होगा। अब मान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हम लोग को निकालना है। अब प्रतिबिंब पर हम लोग आएंगे। मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी हम लोग को निकालना है, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगी, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको सिंपली हम लोग V से लिखते हैं। कोई भी प्रतिबिंब हो उसकी दूरी हम लोग V से लिखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो ध्रुव से वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह उत्तल दर्पण में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसकी दूरी लागू नहीं होगी इसमें, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब अगर अवतल दर्पण में देखा जाए, अवतल दर्पण में, तो इसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। लेकिन एक स्थिति आता है कि इसमें आभासी प्रतिबिंब भी बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी होगी किधर होगी? P से इधर होगी। तो यही हमारा प्रतिबिंब है। तो P से बाईं ओर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब आभासी प्रतिबिंब की दूरी देखेंगे तो इसमें जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे ही बनता है, इस साइड में बनता है, इधर ही। तो P से इस साइड में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, मतलब दाईं साइड में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो जब धनात्मक होगा तो अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक हो जाएगी। और यहाँ पर भी क्या होगा? जो P से I की दूरी नापेंगे तो क्या होगा? यह भी धनात्मक ही होगा। तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में क्या होती है? धनात्मक होती है। अब वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग देखेंगे। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी लंबाई कैसे नापते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग कैसे नापते हैं? मुख्य से ऊपर की ओर रहेगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक रहेगा। और मुख्य से नीचे की ओर रहेगा तो क्या हो जाएगा?
ऋणात्मक रहेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसकी लंबाई हम लोग नापेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार लगा देंगे, मतलब यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होगा प्रतिबिंब का। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, केवल एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो P से अगर मान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा ही होता है। तो उल्टा होगा तो क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो जब ध्रुव से नीचे की ओर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। अब आभासी प्रतिबिंब की लंबाई देखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, मतलब ऊपर की ओर होता है। तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई कैसे नापते हैं, मुख्य अक्ष से नापते हैं। कोई भी प्रतिबिंब रहेगा या वस्तु रहेगा उसकी लंबाई हम लोग मुख्य अक्ष से नापेंगे, लेकिन अगर दूरी नापना रहेगा तो ध्रुव से नापेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर लंबाई निकालना, आप लोग देख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब है तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर दूरी नापेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।